सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 35। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एफिंग ने ड्रैगन एम्परर से उसकी सोल पावर हासिल कर ली थी ताकि वो 9 हेवंस डाउ पैलेस का मुकाबला कर पाए। साथ ही ड्रैगन एम्परर ने उसे प्रोफाउंड स्टेज पर लेवल अप करने में भी मदद की थी और एफिंग को होंगलियन नाम की लड़की एज अ डिसाइपल दे दी जो एफिंग को अपना मास्टर बुला रही थी। हालांकि एफिंग तो बिल्कुल भी उसका मास्टर नहीं बनना चाहता था। अब आगे तो अब हमें प्रिंसेस लूसी की बेड चैम्बर दिखाई जाती है जहाँ पर क्यू हेंग नाम का लड़का आ गया था। वो 9 हेवंस डाउ पैलेस का 9वां सेंट था। वो लूसी से कहता है कि फॉर्चून पर्ल अनस्टेबल है, इसी वजह से मैं उसमें थोड़ा बिजी था। और देखो तो तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया। चलो मेरी जान, जल्दी से खाना खा लो। तुम्हारे भूखे रहने की वजह से तुम्हारे सारे ट्रेजर कमजोर हो चुके हैं। तुम्हारे पास एक खास फिजिक है जिस वजह से स्कारलेट ब्लड एम्पायर का सारा फॉर्चून तुमसे कॉन्सेंट्रेट होता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी थर्ड माशुका कौन बनेगी? देखो, मैं तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा तो नहीं दे सकता, मगर हाँ, तुम मेरी माशुका बनने के लायक हो। उसकी बातों से प्रिंसेस बहुत भड़क गई थी। वो अपना खाना फेंक देती है। वो कह रही थी कि तुमने मेरी स्पिरिचुअल पावर को सील कर दिया है ताकि तुम मेरा सारा ट्रेजर हासिल कर पाओ, मगर तुम देख लेना, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिस पर क्यू हेंग कह रहा था कि तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं 9 हेवंस डाउ पैलेस का 9वां सेंट तुमसे शादी करने के लिए रेडी हो गया। देखा जाए तो तुम्हारी उतनी औकात भी नहीं है और ये ख्याल तो तुम दिमाग से निकाल दो कि कोई तुम्हें बचाने आएगा। अगर तुम्हें मुझसे कोई बचा सकता है तो सिर्फ मैं हूँ। अरे हाँ, एक बात तुम्हें बताना भूल ही गया, हम तुम्हारे आशिक एफिंग को भी बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। और रही बात तुम्हारे पेरेंट्स की, तो भी ऑलरेडी जहन्नुम में पहुँच चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। ये खबर सुनकर तो प्रिंसेस पूरी तरह से टूट चुकी थी। क्यू हेंग बता रहा था कि अरे मैं करता भी क्या, उन लोगों से मैंने हमारी शादी के बारे में बात की मगर उन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया। और तुम्हें तो पता है कि मैं ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो सजा के तौर पर मैंने उन्हें भूखे चूहों के पिंजरे में डाल दिया। वो चूहे महीनों से भूखे थे, उनकी तो दावत हो गई। देखो, उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद थे। तुम इसके लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल मत समझना। अगर वो हमारी शादी के लिए मान जाते तो ये सब होता ही नहीं। प्रिंसेस ये सब सुनकर बहुत भड़क गई थी। वो सीधे क्यू को थप्पड़ मारने चली जाती है मगर क्यू ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहता है मेरी जान, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। अरे हाँ, और एक बंदे के बारे में मैं तो बताना ही भूल गया, मैंने तुम्हारे मास्टर एल्डर मू को भी कैद कर लिया है। उनका नाम सुन के प्रिंसेस को और बड़ा सदमा लग गया था क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं था। वो बिल्कुल तन्हा थी। वो उससे रोते हुए पूछ रही थी कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? जिस पर क्यू कह रहा था कि तुम जो कुछ भी दोगी वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा सारा स्कारलेट ब्लड एम्पायर मेरे कंट्रोल में है, इसी वजह से अब मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो। जल्दी से शादी की तैयारियाँ शुरू कर दो। मैं तुमसे कनेक्टेड सारा फॉर्चून हासिल करूँगा और जैसे ही सारा ट्रेजर मुझे मिल जाए मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। और मेरी जान, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बड़ी आसानी से मार दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर प्रिंसेस का रो रो के बुरा हाल हो गया था क्योंकि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम मॉन्स्टर रीच के अल्टर में एफिंग को देखते हैं। वो अपनी नई डिसाइपल को गौर से देख रहा था। वो कहता है कि मैंने होली फायर सेक्ट में एक पेंटिंग देखी थी और इस लड़की का होलिया हूबहू उससे मिलता है। कहीं ये होली फायर सेक्ट की मेडन तो नहीं है? इधर वो लड़की एफिंग ने मारे हुए लोगों से उनका ट्रेजर हासिल कर रही थी। इधर एफिंग सोच रहा था कि ना, ये तो होली फायर सेक्ट से बिलोंग ही नहीं करती होगी क्योंकि वो सेक्ट तो हजारों सालों पहले डिस्ट्रॉय हो गया था और इस लड़की की उम्र 16 साल से ज्यादा नहीं होगी। तब तक वो लड़की वहाँ पर आ चुकी थी। वो एफिंग को सारा लूटा हुआ ट्रेजर देने लगती है। एफिंग कहता है वाह, इनकी स्टोरेज रिंग में तो काफी अच्छी मैजिकल आर्टिफैक्ट है। वाह लड़की, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। अब वो उससे पूछती है कि स्टोरेज रिंग क्या होती है? एफिंग कहता है क्या तुम्हें स्टोरेज रिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता? वो कहती ना। ये सुनकर एफिंग सोचता है कि इस लड़की का तो कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद उससे उसका नाम पूछता है तो कहती वो भी मुझे नहीं पता। तो एफिंग उसके माथे पर का मार्क देखकर कहता है कि आज से तुम्हारा नाम होंगलियन होगा। तो वो कहती ठीक है मास्टर। अब एफिंग उससे कह रहा था कि मुझे बहुत भूख लगी है, जिस पर होंग उससे पूछती है कि भूख क्या होती है। ये सुनकर तो एफिंग शॉक हो गया था। अब वो कहता है तुम्हें भूख के बारे में नहीं पता मगर खाने के बारे में तो पता ही होगा। तुम्हें वो जानवर दिख गया ना, जाओ और उसे रोस्ट करो। तो तुरंत ही उस जानवर पर हमला कर देती है मगर उस जानवर के पीछे से आग लगते ही वो दूर भाग जाता है। वो देखता है कि एक लड़की मशाल लेकर उसे जलाने की कोशिश कर रही है तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने ही वाला था मगर तब तक होंग उस पर झपट्टा मार के उसे खत्म कर देती है। एफिंग कहता है कि इस बंदी ने तो बिना कोई स्किल यूज किए ही इतनी स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज किया है। ऐसा लग रहा है कि इसे टेक्निक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। इधर होंग लियान कहती चलो खाना शुरू करते हैं। अब उस जानवर को कच्चा ही चबाने वाली थी, मगर ए फिंग उसे चिल्लाकर बता रहा था कि ओए उसे ऐसा नहीं खाया जाता। जिसके बाद वो मीट रोस्ट करके होंग को खाने के लिए देता है। होंग ने ऐसी चीज फर्स्ट टाइम देखी थी। अब ए फिंग को मीट खाते हुए देखकर वो भी वैसे ही खाना शुरू कर देती है और होंग लियान को मीट काफी डिलीशियस भी लग रहा था। ए फिंग उससे कह रहा था कि तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई। तो कहती है कि मैं बड़ी नहीं हुई, मैं तो गहरी नींद में थी। जब आप आए और आपका ब्लड अल्टर पर गिर गया उसी वक्त मैं अवेकन हो गई। दरअसल मेरा जन्म ही आपकी सेवा करने के लिए हुआ है। तो ए फिंग दिल में ही सोच रहा था कि ओहो तुम्हें आता ही क्या है जो तुम मेरी सेवा करोगी, उल्टा मैं ही तुम्हारी सेवा करने में लगा हुआ हूँ। जिसके बाद उसे एक बुक दे देता है। वो कहता है कि तुम्हें कोई भी स्किल पता नहीं है, लेकिन तुम इस बुक के जरिए किसी भी स्किल को सीख सकती हो। तो चलो शुरुआत हम आसान सी मूव से करेंगे और फिर धीरे धीरे तुम डिफिकल्ट टेक्निक भी सीख सकती हो। माउंटेन्स एंड रिवर्स ये मूव तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही खास स्पिरिचुअल पावर है। ऑर्डिनरी लोग भी इस मूव से बहुत बड़े कारनामे कर सकते हैं। और तभी वो देखता है कि होंग तो उस बुक को ही खा रही थी। ए फिंग कहता है मेरी माँ वो खाने के लिए नहीं है बल्कि उससे तुम पढ़ाई करोगी। तो होंग लियान तुरंत ही उसे पढ़ने लगती है, मगर थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है कि उसे तो पढ़ना भी नहीं आता। ए फिंग बेचारा अपना सिर पीट रहा था। वो कहता है मुझे पहले से ही पता था वो ड्रैगन एम्परर भरोसे के लायक नहीं है। बताओ ये क्या चीज मेरे माथे मार के गया है, अब मैं इसे कैसे हैंडल करूंगा। जिसके बाद ए फिंग खुद ही उसे माउंटेन एंड रिवर्स की टेक्निक सिखाना शुरू करता है। वो कहता है इसे टोरेंशियल डाउनपोर कहा जाता है। इसमें तुम्हें अपने आसपास मौजूद सारे क्रीचर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है और फिर वेपर को समन करके एक स्वॉर्ड बनानी है। फिर ऐसे ढेर सारी स्वॉर्ड्स बनाकर अपने दुश्मन पर हमला कर दो। उसने सारी टेक्निक प्रैक्टिकली करके दिखा दी थी। वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी सिखाया है उसे दिमाग में रखो। अब उसी टेक्निक को याद करते हुए ए फिंग के साथ आगे बढ़ रही थी और तभी ए फिंग को महसूस होता है कि वहाँ पर कोई है। तो वो होंग लियान से कहता है चलो तुम्हारी नई स्किल को ट्राई करने का वक्त हो चुका है, अपनी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करके उस डायरेक्शन में अटैक कर दो। तो होंग लियान भी वैसा ही करने लगती है। उसके आसपास के क्रीचर्स की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी और फिर वो वेपर को समन करती है। वो ए फिंग से पूछ रही थी कि हमें वेपर की जरूरत ही क्यों है, क्या हम कोई और एलिमेंट यूज नहीं कर सकते। मगर इससे पहले कि ए फिंग उसे कुछ जवाब दे पाए उसने ढेर सारे स्टोन्स को उठा लिया था। जिसके बाद वो ए फिंग ने बताए हुए डायरेक्शन में अटैक कर देती है और तभी वहाँ पर बाइशंग सेक का हेड आ जाता है। वो कहता है लड़की तुमने मेरे ऑरा को फील किया है, बहुत अच्छे लड़की, तुम्हारे पास काफी पावरफुल स्किल है। अब वो ए फिंग से कह रहा था कि मैंने तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट किया है, मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, मगर तुमने मेरे कई सारे डिसाइपल्स को मार दिया। जिस पर ए फिंग कहता है हाँ और आज तुम्हारा भी नंबर लगेगा, मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। जिसके बाद ए फिंग होंग को बता रहा था कि बुढ़ा तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तुमने जो हमला इस पर किया था उसके लिए वो तुम्हारी तारीफ कर रहा है। तो भोली सी होंग उसे थैंक यू बोलने लगती है और ये सुनकर बाइशंग सेक का हेड बहुत भड़क गया था। वो कहता है लड़की तुमने मुझे उकसाने की कोशिश की है, रुको जरा, तुम्हें अभी पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। जिसके बाद वो माउंटेन रोर का यूज करके उन पर हमला कर देता है। इधर ए फिंग होंग को बता रहा था कि इसके अटैक को जल्दी से काउंटर कर दो। तो जल्दी से रिवर एंड माउंटेन का यूज करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर बाइशंग सेक का हेड उसकी पावर्स देखकर काफी हैरान था। वो कह रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची में इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर कहाँ से आ गई। जिसके बाद वो अपने 2 बंदों को हुक्म देता है कि जाकर ए फिंग को खत्म कर दो। तो लोग तुरंत ए फिंग पर हमला करने उतर जाते हैं, मगर वो ए फिंग को कुछ कर पाए इससे पहले ए फिंग ने वहाँ से जंप लगा दी थी। जिसके बाद वो बीम थर्स्ट से उन पर हमला कर देता है। इधर होंग भी काफी दूर आ चुकी थी। तो ए फिंग उससे कह रहा था कि अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस तमाशा देखना, गौर से देखना, मैं इन लोगों का क्या हशर करूंगा। अब ए फिंग एल्डर से कह रहा था कि तुम बुढ़े हो चुके हो, लेकिन फिर भी तुमने एक छोटी बच्ची पर हमला कर दिया, बड़े बेशर्म आदमी हो तुम। तब तक एल्डर ने उसे अर्दन केज में जकड़ लिया था। अब वो उस केज को प्रेस कर रहा था, साथ ही एल्डर के चमचे भी उस केज पर छलांग लगा देते हैं। वो ए फिंग को बाहर से स्टैप करने की कोशिश कर रहे थे। इधर एल्डर कह रहा था कि तुम तो बस बाइडन के लेजेंडरी स्टेज पर हो, मगर फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे पंगा लो। और तभी एल्डर को पीछे से आवाज आती है। वो कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ट्रैप कर पाओगे। एल्डर देखता है कि वो तो ए फिंग है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ए फिंग उस ट्रैप से बाहर कैसे आ गया। इधर ए फिंग उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। तब तक एल्डर के चमचों को पता लग गया था कि ए फिंग तो उस ट्रैप में है ही नहीं, तो तुरंत ही ए फिंग पर जंप लगाते हैं, मगर ए फिंग अपनी सोर्ड से ही उन दोनों को दूर ढकेल देता है। इधर एल्डर ने मिंगवांग सील का यूज किया था, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा पाम क्रिएट हो जाता है। वो सीधे जाकर ए फिंग पर हमला करना शुरू कर देता है, मगर ए फिंग बड़ी आसानी से उसके अटैक्स को डॉज करते जा रहा था। साथ ही वो एल्डर के चमचों से भी निपट रहा था। ये सब
सब देखकर एल्डर और एक पाम क्रिएट कर देता है। वो लोग एफिंग को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और हॉन्ग ये सब दूर से देख रही थी। इधर एफिंग अपनी स्विफ्ट मूव के साथ उनके सारे अटैक को डॉज कर रहा था, जिसके बाद वो सोर्ड ची को एक्टिवेट करके एक बंदे को खत्म कर देता है। इनफैक्ट उसने एल्डर पर भी अटैक कर दिया था, मगर एल्डर बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो एफिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब तक एफिंग ने उसे एक लात मार के दूर ढकेल दिया था और तभी एल्डर का चमचा उसे बताने लगता है कि मास्टर, ये बाइडन के स्टेज पर नहीं है, बल्कि ये तो प्रोफाउंड स्टेज की 3rd लेवल पर है। इधर एफिंग को उन पर हंसी आ रही थी, क्योंकि उन्हें रियलाइज होने में काफी वक्त लग चुका था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।